ठीक है, देखिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट का जो पोर्शन है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो चीजें होती है हमको जनरली क्या होता है बैंक में देखने को मिलती है, या किसी म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे देखने को मिलेगी, या फिर अलग अलग जगह पे जो हमको देखने को मिलती है। जैसे कार का लोन लेना है या होम लोन लेना है तो उसमें लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का रहेगा, इतना परसेंट का रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं जो है उसमें इंटरेस्ट होता है। तो वो इंटरेस्ट जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसके बारे में हम इस टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे। ये टॉपिक एक कंबाइंड टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने इसको सॉर्ट आउट करके पढ़ाना है मुझे, करके मैं अलग से एक सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर लूंगा, फिर बाद में हमारे कुछ दिन के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बैंक में देखने को मिलता है और हर जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पे पैसों का व्यवहार होता है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे आप किसी को फॉर एग्जांपल 100 रुपए जो है उधार में देते हो, या किसी से 100 रुपए आप उधार लेते हो, तो उस टाइम में जब आप किसी से पैसे लोगे या किसी को पैसे दोगे तो उस टाइम में क्या होता है कि सामने वाला पर्सन जो आपको ऐसे फुकट में तो पैसे देगा नहीं, है ना, क्योंकि उसने आपको 100 रुपए दिया तो वो कुछ आपसे चाहेगा। वो चाहता है कि आप उसको एक्स्ट्रा मनी दो। जैसे मैंने अगर आपसे 100 रुपए लिया है, तो मैं अगर आपको 110 रुपए दूंगा तो आप खुश रहेंगे, तो आप चाहते हो कि मैं आपको एक्स्ट्रा मनी दूं। तो उस एक्स्ट्रा मनी जो हम पे करते हैं, ठीक है, जो भी हमने बोरो किया हुआ मनी है या फिर हमने किसी को लोन पे दिया हुआ जो मनी है, उस मनी पे जो एक्स्ट्रा मनी जो हमें मिलता है उसी एक्स्ट्रा मनी को हमने क्या बोला है, इंटरेस्ट बोला है। अब ये इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें से एक इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि आप किसी से भी पैसा उधार लेते हो। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो किसी से पैसा उधार लिया आपने, 100 रुपए उधार ले लिया। ठीक है, अब जो पैसा आप किसी से रेंट में मतलब बोरो कर रहे हो, ठीक है, तो ये बोरो मनी जो है, ठीक है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो ये इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो उसके लिए जो आपको बोला जाए कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पे करना है, 10% पर एनम के हिसाब से। अब मान के चलो कि आपने जो है टोटल 10 रुपए पे कर दी, 10 रुपए पे कर दिए 10% के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि आपने जो 10 रुपए पे किए हैं यही एक्चुअली आपका सिंपल इंटरेस्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं ये आपका इंटरेस्ट है। अब ये 10% क्या है, 10% है उस इंटरेस्ट का रेट जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये 100 रुपए क्या आती है, 100 रुपए है प्रिंसिपल। ठीक है, अभी प्रिंसिपल क्या चीज होती है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होता है, इसको हम धीरे धीरे समझते हैं। अब जैसे किसी से 100 रुपए उधार लोगे, ठीक है, तो उसको जो है एक्स्ट्रा में 10 रुपए दोगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है उसको 110 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस 110 रुपए को बोला गया है अमाउंट। ठीक है, और 100 रुपए को बोला गया है प्रिंसिपल और इसको बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये 100 रुपए के ऊपर अगर आप 10 रुपए पे कर रहे हो, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, इस तरह से। अब प्रिंसिपल और अमाउंट में बस इतना ही फर्क है कि जो बोरोड मनी होता है वो प्रिंसिपल होता है, फिर जो लोन में दिया हुआ मनी जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। उसके साथ में अगर कुछ आप एक्स्ट्रा मनी पे करते हो तो आपको पूरा बंच बना के देना पड़ेगा ना, जो पैसे बोरो किया उसको भी देने पड़ेंगे, साथ में जो इंटरेस्ट जमा हुआ उसके ऊपर तो उसको भी देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल जो चीजें होती है 100 रुपए प्लस 10 रुपए, तो टोटल कितना हम पे करने वाले हैं, 110 रुपए। तो इस 110 रुपए को बोला गया अमाउंट। तो अमाउंट मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो बोरोड मनी है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, प्लस जो भी आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है जिसको हम अभी फिलहाल के लिए बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इस पैकेज को हम बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT/100 या फिर PNR/100। ठीक है, तो उसी के बेस से जो है हम इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस एक नॉर्मल नॉर्मल सा कंसेप्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ ऊपर ऊपर। ठीक है, इसको लिखेंगे आप आराम से बाद में। अब जैसे प्रिंसिपल जो है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, ठीक है, अगर आपने किसी से 100 रुपए जो है बोरो किए, ठीक है, और उसने आपको बोला कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना 10% का लगेगा, तो हमने बोला ठीक है 10% का लगा दे। अब 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा मतलब मुझे जो है 10 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन उसने बोला कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा लेकिन ये पर एनम के हिसाब से लगेगा, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं तुमको 1 साल के बाद जो है कितना पे कर दूंगा, 10 रुपए पे करूंगा। लेकिन अगर ये पैसा मुझे 1 साल के लिए नहीं तो कम से कम अगर मैं 3 साल के लिए अगर उधारी पे लूं, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 रुपए मैंने 1 साल की जगह अगर मैं 3 साल के लिए बोरो करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर साल जो है
क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए देना पड़ेगा। पहले साल भी 10 रुपए देना पड़ेगा, दूसरे साल भी 10 रुपए देना पड़ेगा, और तीसरे साल भी मुझे क्या देना पड़ेगा, 10 रुपए ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मैं अगर हर साल 10-10 रुपए पे कर रहा हूँ, मतलब अल्टीमेटली मैं 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा दे रहा हूँ। अब देखो, ये जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो मैं पैसा दे रहा हूँ सामने वाले को, ठीक है, जिसका मतलब ब्याज जो दे रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट जो दे रहा हूँ मैं 10% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट जो है मैंने किसके ऊपर दिया, जो बोरोड मनी था, जो 100 रुपए था, उसके ऊपर ही दिया। आप जो पैसा बोरो करते हो उसी के ऊपर अगर आप हर साल इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ऐसे इंटरेस्ट को बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट, या फिर हम इसी को और एक नाम बोल सकते हैं, वो है कांस्टेंट इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को कांस्टेंट इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा जो पैसा उधार में लिया गया या किसी को दिया गया है उसी के ऊपर ही लिया जाता है। अगर आप 100 रुपए के ऊपर अगर आप 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा उठाते हो, तो आपको हर साल जो है 10% के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा, मतलब 100 रुपए पे ही हर साल 10 रुपए देना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल पे ही अगर आप हर साल इंटरेस्ट पे करोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट को कांस्टेंट इंटरेस्ट बोला गया है। और सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही लिया जाता है, और कोई इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट वर नहीं लिया जाता। ठीक है, इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट को कांस्टेंट इंटरेस्ट बोलते हैं। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? बोलो, आज थोड़ा लेट पूछा मैंने आपको, क्लियर है क्या? बोलो। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए मैं ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, फॉर्मूले के बाद आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर मान के चलो, जैसे अगर आप मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप वही 100 रुपए बोरो करते, ठीक है, किसी से जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% का है, और उसने अगर आपने वो पैसा फॉर एग्जाम्पल 3 साल के लिए लिया होता, ठीक है, और 100 रुपए के ऊपर जो है अगर आप 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे तो 10 रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन उसने बोला कि भैया हम आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेंगे। अब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेगा, मतलब वो जो 100 रुपए हमने उससे उधार लिया है उसके ऊपर तो वो 10% मतलब 10 रुपए तो लेगा ही लेगा। लेकिन जो हमने 10 रुपए का जो इंटरेस्ट हमारा क्रिएट हुआ है पहले साल में, उसके ऊपर भी वो 10% का इंटरेस्ट लेगा, मतलब +1 रुपीज, मतलब कितना रुपए इंटरेस्ट लेगा, दूसरे साल में 11 रुपए इंटरेस्ट लेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल वो जो हमने प्रिंसिपल जो भी पैसा उठाया है उसके ऊपर अगर हम हर साल इंटरेस्ट देते रहेंगे, तो ऐसे इंटरेस्ट को हमने बोला, क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट। एक मिनट, ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट को हमने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट जो है जमा होते रहेगा, अब ये इंटरेस्ट जमा हो गया पहले साल में, कितना हो गया, 10 रुपए। अब जो इंटरेस्ट जमा हो गया उसके ऊपर भी पैसे दो, और साथ में जो पहले पैसे उधारी में किसी से लिए थे, बोरो किए थे, उसके ऊपर भी पैसे दो। अगर ऐसा सीन क्रिएट हो गया तो समझ जाने का कि ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट, ठीक है, वन टाइप ऑफ, क्या बोल सकते हैं, सक्सेस, और क्या, प्योर परसेंटेज एग्जांपल। प्योर परसेंटेज जब मैं आपको परसेंटेज में पढ़ाया तब मैंने बताया था कि प्योर परसेंटेज एक ऐसा परसेंटेज है जो हमेशा क्या है, एक ही वैल्यू के ऊपर परसेंटेज निकालता है। तो वैसे सिंपल इंटरेस्ट भी क्या करता है, एक ही वैल्यू के ऊपर परसेंटेज निकालता है। अगर एक ही वैल्यू के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट में पैसा निकल रहा है तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट जो है प्योर परसेंटेज का एग्जांपल है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एक एग्जांपल ऑफ प्योर परसेंटेज है, क्योंकि वो हर बार 100 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन मैंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट एक कांस्टेंट इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट कांस्टेंट ही रहता, लेकिन ये चेंज तब होगा जब तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करोगे। जैसे मान के चलो किसी से 100 रुपए उधार लिए, और उसने बोला कि भैया मैं तुमसे जो है सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे ही पैसा लूंगा, लेकिन पहले साल मैं 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा, तुम नहीं दे पाए तो मैं दूसरे साल तुम्हारा इंटरेस्ट 12% कर दूंगा, और तुम नहीं दे पाए तो मैं तीसरे साल तुम्हारा इंटरेस्ट जो है 15% कर दूंगा। अब इस हिसाब से क्या होगा कि मैं पहले साल 100 रुपए के ऊपर 10% का इंटरेस्ट मतलब 10 रुपए दूंगा। दूसरे साल अगर मैं नहीं दे पाया ये पैसा तो मैं क्या करूंगा, दूसरे साल 100 रुपए के ऊपर 12% का इंटरेस्ट मतलब 12 रुपए दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो तीसरे साल इस 100 रुपए के ऊपर जो है 15 रुपए का इंटरेस्ट दूंगा। तो इस तरह से मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो जाएगा, जो भी है 38 रुपीज समथिंग क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर यही इंटरेस्ट अगर मैं हर साल के लिए देखूं तो देखो 30 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, अगर मैं 3 साल में कांस्टेंट कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रखूं। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल चेंज होगा। लेकिन एक बात कांस्टेंट है इसमें, वो ये कि हर साल जो पैसा जो लगाया जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो लगाया जा रहा है प्रिंसिपल पे। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, कि सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया जाता है उसी को ही बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर हो गया बच्चों?
क्या बात है, सब बच्चे होशियार हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ भी डाउट रहा तो आप बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये सब चीजें हो गई है, लेकिन मेन बात ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी तो होता है। एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी बटे सौ। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन सौ। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज लिखता हूँ कि पी मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल पी ए एल है या पी एल ई है, इस पे जजमेंट मत करो, ठीक है, मुझे भी कभी भी याद नहीं रहता क्या लिखना है वहाँ पे, ठीक है। आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। टी मतलब होता है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड जो है ना, ये डिसाइड करता है कि समय कितने, पैसा जो है कितने समय के लिए रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये जनरली जो है परसेंटेज में गिवन रहेगा और जनरली पर एनम ही गिवन होता है। प्रिंसिपल मतलब होता है बोरोड मनी, या फिर किसी को लोन दो तो लोन में दिया गया पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है अमाउंट की, तो अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है हमारा अमाउंट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके लिए जनरेट हो गया है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे सौ, ठीक है, ये फॉर्मूला है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके जितने आसानी से सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आसान आपको तब जाएगा जब आप सिंपल इंटरेस्ट का और एक कंसेप्ट समझोगे। अब इसमें कैसा है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ, देखो, जैसे अगर मैंने लिखा, ले ले प्ली, प्ली क्या है, ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो कि जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने 100 रुपए किसी से उधार लिए, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 10% और मैंने टाइम पीरियड उसको दिया 3 साल। अब सवाल ये है कि सिंपल इंटरेस्ट वो कितना पे करेगा। किसी को मैंने 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है 10% पर एनम का, ठीक है, और टाइम पीरियड है 3 साल का। तो सवाल ये है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा। तो वैसे मेरे सिंपल से लैंग्वेज में ये है कि एस आई का वैल्यू होता है पी आर टी बटे सौ, ठीक है, पी आर टी बटे सौ। इसका मतलब पी जो है 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% मतलब 10 इंटू टाइम पीरियड है 3। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में है, लेकिन मैंने सिर्फ 10 लिखा है इसलिए क्योंकि ये 100 जो है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के परसेंटेज का ही है, जिस वजह से हम 100 ऑलरेडी फॉर्मूले में लिख चुके हैं। तो 100 से 100 के इसका आंसर, तो आंसर कितना आएगा, 30 रुपए, ठीक है। अब इसी चीज को जो है ना हम थोड़ा सा और अलग ढंग से समझते हैं, देखो कैसा हो सकता है सवाल। अब हमें पता है कि ऐसा इज इक्वल टू होता है पी आर टी बटे सौ, ऐसा इज इक्वल टू होता है पी आर टी बटे सौ। लेकिन हमें एक चीज पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लिया जाता है। जैसे अब मान के चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी सैलरी 100 रुपए है, ठीक है, मैं बोलूँ तुम्हारी सैलरी जो है 20% से बढ़ रही है, तुम्हारी सैलरी 20% से बढ़ रही है, तो तुम्हारी सैलरी 20% से बढ़ रही है बोला, तो मुझे बताओ तुम सैलरी कितने रुपए से बढ़ाओगे, 20 रुपए से बढ़ेगी तुम्हारी सैलरी। मतलब जिस चीज के ऊपर हम परसेंटेज निकाल रहे होते हैं वो चीज हमेशा क्या मानी जाती है, 100% मानी जाती है। अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल पे ही हमेशा निकालोगे, मतलब हमेशा जो है प्रिंसिपल का ही यूज होगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए और कोई दूसरा वैल्यू नहीं जमेगा, इसका मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल जो है ऑलवेज 100% का काम करेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल जो है ऑलवेज क्या करेगा, 100% का काम करेगा इन केस ऑफ, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल जो है ऑलवेज 100% का काम करते रहेगा। अब इसमें देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो प्रिंसिपल अगर ऑलवेज 100% का काम कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल जो उधार लिया जाता है, किसी को दिया जाता है, वो कभी चेंज तो नहीं होगा ना। जैसे मैं आपसे 10,000 रुपए लूँ तो 10,000 रुपए तो मेरे पास आ गया, वो तो वही रहने वाले हैं 10,000। अगर मैं आपसे 20,000 रुपए लेता तो 20,000 ही रहने वाले हैं। मतलब प्रिंसिपल जो जनरली क्या होता है, कॉन्स्टेंट ही होता है। तो प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टेंट होता है। अब 100 अपने आप में कांस्टेंट है, लेकिन रेट और टाइम जो है ये चीजें कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज भी हो सकती है। क्योंकि हम कितने समय के लिए पैसा लेते हैं वो डिपेंड नहीं करता, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपने आप में बदलते रह सकता है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे, रेट और टाइम से। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और टाइम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एसआई भी बढ़ेगा। रेट और टाइम अगर नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एसआई भी नीचे जाएगा। तो इस तरह से जो है हम एक परसेंटेज एसआई का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, तो परसेंटेज एसआई इज इक्वल टू होता है आर टी परसेंटेज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज वैल्यू है वो किसके बराबर है, आर टी परसेंटेज। ऐसा तब बोलेंगे हम लोग जब हम प्रिंसिपल को एक 100% की वैल्यू समझ के चलते हैं। अब एसआई का जो भी वैल्यू आएगा परसेंटेज में वो एक्चुअली किसका वैल्यू होगा,
प्रिंसिपल का ही वैल्यू रहेगा, प्रिंसिपल का ही परसेंटेज वैल्यू रहेगा। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट विनशॉट लेना जल्दी बोल दो, पीछे कर लेता हूँ नहीं तो। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो अभी तुमने देखा कि प्रिंसिपल जो है 100 रुपए है, बराबर। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। अभी तुमने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम है, और तुमने ये भी देख लिया कि टाइम पीरियड जो है कितने साल का है? 3 साल का है। अब हमने बोला कि ऐसा है, बताइए कितने साल का है? आप बोलेंगे सर ऐसा है सब 30 साल है, सॉरी 30 रुपए है। मैंने बोला अमाउंट कितना क्रिएट हो गया, तो आप बोलेंगे सर 130 रुपए अमाउंट क्रिएट हो गया। अब तुम अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो, मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो अगर आपका ऐसा है 30 रुपए है, ठीक है, तो इसका मतलब 100 रुपए के ऊपर आपने पहले साल 10 रुपए दिए, बराबर है। दूसरे साल भी आपने 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए दिए, और तीसरे साल भी आपने 10 रुपए दिए। इस तरह से आपका एसआई जो है कितना हो गया? 30 रुपए हो गया 3 साल में, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को वही रखते हो हर बार, है ना। तो इससे मुझे एक बात आपको क्लियर करनी है, ध्यान दो कि जो पहले साल का जो एसआई होता है, या किसी एक साल का एसआई, ठीक है, किसी भी एक साल का जो एसआई होता है, ठीक है, एसआई ऑफ 1 ईयर, किसी भी एक साल का जो एसआई होता है, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि नहीं? बोलो ये बात तुमको समझी क्या? बताओ। ये जो एक साल का एसआई होता है, ये अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है ना। एक साल का एसआई का जो परसेंटेज वैल्यू है, एक साल के एसआई का जो भी परसेंटेज, ये सारी बातें परसेंटेज में हो रही है, ठीक है ना। अब एक साल का, जैसे मैंने बोला कि पहले साल एसआई कितना है, तो भैया 10%, है ना। अब इसको प्रूव करके दिखाता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एसआई की वैल्यू होती है आरटी परसेंटेज के बराबर। अभी बोला मैंने प्रीवियस केस में कि यहाँ पे देखो, मैंने बोला अभी, मैंने बोला कि एसआई की वैल्यू किसके बराबर है? आरटी परसेंटेज के बराबर है। अगर मैं ये बोलूँ कि एसआई की वैल्यू अगर आरटी परसेंटेज के बराबर होती है, तो इसका मतलब अगर हमें एसआई निकालना है तो हमें आर और टी को ढूंढना पड़ेगा। तो हमको दिख रहा है कि आर और टी 10 × 3 कितना होता है? 30%, है ना। मतलब मैं ये बोलूंगा कि एसआई की वैल्यू जो है कितनी है? 30% है। अब एसआई की वैल्यू जो 30% आई है, आपकी एसआई की वैल्यू जो भी आपकी आई है 30%, तो ये कितने साल के लिए है? तो ये 3 साल के लिए है। 3 साल का वैल्यू एसआई का 30% है। लेकिन अगर एसआई की वैल्यू अगर हम एक साल की बात करें, तो एक साल की वैल्यू कितनी है? 10%। मतलब एसआई की जो एक साल की वैल्यू है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ही तो बराबर है कि नहीं? और है कि नहीं? एसआई परसेंटेज फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू क्या होता है? रेट परसेंट। बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा सर? इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, जब सवाल तुम सॉल्व करेंगे तुमको पता ही लगेगा। ठीक है, इसका एक फायदा सबसे बड़ा देखो क्या है। अब प्रिंसिपल अगर फॉर एग्जांपल किसी ने बोला 100 रुपए है ना, और किसी ने बोला कि उसके कारण जो अमाउंट क्रिएट हो रही है वो 130 रुपए है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि भैया अगर ये पैसा पूरा एसआई के ऊपर चल रहा है, ठीक है, और 3 साल का जो है ड्यूरेशन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ले लो। प्रिंसिपल कितना है? 100, अमाउंट कितना है? 130, रेशो कितना हो गया? 10:13, है ना। अब 10:30 मतलब रेशो कितना है? मतलब कोई चीज अगर 10 की थी तो कितनी की होगी? 13 की, तो 3 से बढ़ा। अगर कोई चीज 3 से बढ़ती है 10 के ऊपर, मतलब जो है 30% से बढ़ी, तो मतलब हमारा ऐसा है जो है वो 30% आ गया। अगर ऐसा है 30% है, तो बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब एसआई का परसेंटेज वैल्यू भी मिल गया, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप निकाल सकते हैं। समझ रहा है? अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज वैल्यू मिल गया, तो हम एसआई का परसेंटेज निकाल सकते हैं। बस टाइम का गिवन होना जरूरी है। अरे समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एसआई का फॉर्मूला यूज करो, एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बटे 100। अदरवाइज आप एसआई के परसेंटेज का वैल्यू यूज करो, डायरेक्ट डायरेक्ट देखो आपकी वैल्यू मिल जाएंगी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ, अब मान के चलो, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही बोलूँ आपको, ठीक है, अगर मैं मान के चलो कि अगर ऐसा है प्रिंसिपल अगर 500 रुपए है कहीं पे, अगर प्रिंसिपल 500 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 12% पर एनम पर, ठीक है, और टाइम पीरियड हमें गिवन है, ठीक है, 4 साल का, चलो 5 साल का, चलो आसान कर देता हूँ सवाल, 5 साल।
हमने किसी से 500 रुपए उधार लिए 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल के लिए, तो क्या आप ऐसा बता सकते हैं मुझे कितना लिया हमने, हमें कितना ऐसा पे करना पड़ेगा, बता सकते हो? ऐसा है कितना पे करना पड़ेगा बोला मैं, परसेंटेज थोड़ी बोला, कैसा दिमाग लगाते हो तुम लोग। ऐसा है कितना पे करना पड़ेगा, बोलो जल्दी। ऐसा है 300 रुपए। अब देखो ऐसा है 300 रुपए क्यों पे करना पड़ेगा, हमको पता है कि सर ने अभी पढ़ाया कि ऐसा परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है, आरटी परसेंटेज। तो आरओटी कितना है दोनों का मिला के, आरटी 12 पंचे 60 मतलब 60% है ना। अगर 60% हो तो ऐसा ही 60% है। अब किसका 60%, प्रिंसिपल का 60%। प्रिंसिपल कितना है 500, 5 से कम 30, मतलब हमारा ऐसा है जो है 300 रुपए आ गया, है ना। अब ये डायरेक्ट 300 रुपए लाने के लिए देखो ये फॉर्मूला थोड़ी ना हमने यूज किया है, हम तो बिना फॉर्मूले के बस ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन में ला के हमने परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सही है। चलो आप लोगों को समझ गया है बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ऐसे के बारे में, ठीक है। बिल्कुल ये हमारी चमचमाती शीट पहले, फिर उसके बाद में हम ये सेकंड स्लाइड पे आए थे। इसमें मैंने आपको प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में सब समझा दिया। इसके बाद में हम लोग एसआई के फॉर्मूले को समझे, और अभी हमने एसआई के रिलेशंस को समझा, अमाउंट और प्रिंसिपल के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं पहला सवाल। बहुत बढ़िया, करो। फाइट फाइट बी ऑप्शन आ रहा है सब लोगों का, बहुत बढ़िया। देखो अब जितने भी लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है बहुत ही बढ़िया है आप लोग, ठीक है। अब जिनका नहीं आ रहा है उनका बस सिंपल सा एक लॉजिक है, आप कैलकुलेशन में चूक गए, ठीक है। अदरवाइज इस सवाल में कुछ है नहीं ऐसा बताने लायक जो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूं। सिंपल सा लॉजिक है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट पे कर फाइंड करना है कितने के ऊपर, 7600 रुपीज के ऊपर। कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, 5.5 ईयर्स के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमने अभी पढ़ा था कि एसआई परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो होता है आरटी परसेंटेज के बराबर, है ना। हमने अभी पढ़ा था एसआई परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है, आरटी परसेंटेज। अगर हमें एसआई का परसेंटेज वैल्यू मिल गया तो हम 7600 का कितना परसेंट है उसके हिसाब से वैल्यू बना लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है और टाइम अगर 5.5 है तो 5.5 इंटू 14 करेंगे तो 14 पंचे 70 और यहाँ पे 7 मतलब कितना 77 हो जाएगा। मतलब एसआई परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77%। अब ये 77% किसका लेना है, 7600 का, मतलब अल्टीमेटली 76 इंटू 77 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 76 इंटू 77 हो जाएगा। अब 76 इंटू 77 करने के दो तीन तरीके हैं, अब तुम्हारे पास क्या तरीका है उसके हिसाब से तुम कर सकते हो, है ना। 76 इंटू 77 करने के दो तीन तरीके। अब क्या तरीके, ध्यान से सुनो। अब देखो पहला तरीका तो ये है कि तुम 76 इंटू पहले 7 करो और बाद में उसको 11 से मल्टीप्लाई करो। अदरवाइज तुम उसको 76 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 76 का स्क्वायर बोलने से अच्छा ही बोल देता हूँ। देखो 76 इंटू 76 प्लस 1 ऐसा करो, मतलब 76 का स्क्वायर में प्लस 1 होगा। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है उसको सॉल्व करने का। अदरवाइज और एक तरीका है कि तुम इसको जो है 77 इंटू 100 - 24 लिख लो, है ना। 77 इंटू 100 - 24 लिखो, या फिर इसको 76 इंटू जो भी है 100 - 23 लिखो, ठीक है। इनका जो भी सॉल्यूशन आए उसके हिसाब से आप ट्रिक को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पहला ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। 76 को 7 टाइम्स करो, 7 7 49, 7 6 42, ठीक है। इसके हिसाब से जो है 532 आएगा, और 532 इंटू 11 ही करना है। तो 5 और 3 8, 3 और 2 5, और ये 2 और ये 5, 5852 आंसर आता। समझ रहा है क्या, अरे बच्चों समझ रहा है क्या? हाँ,
अब मैं सॉल्व करूंगा इसको आराम आराम से, जैसा सबको समझना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि डायरेक्ट कैसे करेंगे आप एग्जाम में। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे आराम आराम से। कैसे करेंगे देखो, अब मुझे पता है कि भैया एसआई परसेंटेज की वैल्यू ही आरटी परसेंटेज के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आरओटी को तो मल्टीप्लाई करूंगा ही ना, 14 इंटू 5.5। अब 14 का 5 टाइम्स होता है 70, तो बाय डिफॉल्ट 14 का 0.5 टाइम्स 7 होगा, तो 70 प्लस 7 मतलब 77% हो गया हमारा ऐसा। अगर ऐसा है 77% है तो किसका 77% है, तो वो 77% ऑफ व्हाट, ऑफ 7600 है वो। तो अल्टीमेटली ये आंसर बन जाएगा हमारा। ये एक चीज थी। दूसरा क्या है, फॉर्मूला यूज कर ले तुम, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100। फॉर्मूला भी यूज कर ले तो भी आंसर आएगा, लेकिन क्यों टाइम पास करना जब हमको ओरली आता है। तो एस आई की वैल्यू हो जाएंगी प्रिंसिपल 7600 इंटू आर 14 और इंटू 5.5 बटे 100, है ना। फिर 0 0 कैंसिल, फिर अल्टीमेटली वही घूम फिर के वही आएगा। ठीक है, समझ गया होगा सबको कि बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं था। समझ गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्व करो। ये A2 M2 जो है ना, ये ए स्क्वायर और एम स्क्वायर ऐसा है। बोलो, if the simple interest on rupees X at the rate of A% for M years is same as that on rupees Y at the rate of A% for M square, then X is to Y equals to। सी ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। चलो, हर बच्चे का सी आंसर आ रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, सी आंसर आ गया सब लोगों का, बहुत ही बढ़िया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बस एबीसीडी डाल के जो है कंफ्यूज कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सवाल में ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बने ऐसा कोई सवाल है नहीं। देखो क्या बोला है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट द रेट ऑफ A% फॉर M ईयर्स इज सेम। सेम बोला है, मतलब पहले वाले का जो सिंपल इंटरेस्ट है और दूसरे वाले के सिंपल इंटरेस्ट से क्या है, सेम है, ऐसा सीधा सीधा बोल दिया है। अगर ऐसा बोल दिया तो हमारे लिए सवाल बाएं हाथ का खेल है। ऐसा क्या लिखा होता है, पी आर टी, पी मतलब एक्स, आर मतलब ए और टी मतलब एम बटे 100। बटे 100 लिखने की जरूरत नहीं अगर तुम होशियार हो तो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इधर क्या है, y इंटू ए स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, है ना। अब a से a कैंसिल होके इधर में a रहेगा, m से m कैंसिल होके यहाँ पे m रहेगा। मतलब अल्टीमेटली x बटे y इज इक्वल टू हो जाएगा am बटे 1। ये हमारे सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, करिए सॉल्व करिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है।
ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है सभी बच्चों का। ठीक है, हम ट्राई करते हैं ये ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। देखो इस सवाल को समझिए, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, क्वेश्चन को पहले समझ लेने का कैसे हो सकता है। ठीक है, एसआईसीआई जो है एक नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल भी अपने आप में वो कर सकता है, बढ़ा सकता है, तो हम भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या लिखा देखो, ₹5100 अमाउंट्स टू ₹6375, मतलब ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल। 5100 रुपए जो है कितने हो गए, 6375 हो गए, और वो कितने साल में हो गए, 2 साल के अंदर हो गए। कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, R%। मतलब ये R% की वैल्यू हमें पहले पता करनी पड़ेगी, R% होता क्या है ना। लॉजिकली समझ जाता है, हमको पढ़ते ही समझ जाता है कि R% निकल जाएगा। देन व्हाट विल बी द 9600 रुपीज अमाउंट टू इन 3 इयर्स। अब 9600 अगर हमें देखना है कि 9600 पे कितने मिलेंगे 3 साल बाद, तो उसके लिए हमें बताना है कि वो पैसा कितना मिलेगा। अब देखो, तुम 5100 रुपीज को, ठीक है, किसी बैंक में जमा करो 2 साल के लिए, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से तुमको 6375 मिला, तो सबसे पहले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल लेते हैं हम लोग। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके, तुम डायरेक्ट डायरेक्ट रेशियो बना लो इनका, लेकिन रेशियो बनाने के लिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को थोड़ा सा मेल बैठना आसान होना चाहिए। अब यहाँ पे से 25 से तो नंबर पक्का कटेगा, लेकिन 25 से काटते बैठने में ही टाइम पास हो जाएगा। तो बेटर है कि तुम इसका रेशियो बनाने के पहले इन दोनों को जो है पहले डिफरेंस ले लो, क्योंकि अमाउंट ये जो है प्रिंसिपल है, 5100 जो है ये प्रिंसिपल है। ठीक है, पहला सवाल है करके तुमको ओरली थोड़ा सा आसानी से बताता हूँ, देखो। और ये जो है 6375 ये है अमाउंट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही तो ऐसा है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 5000 और 6375 में 1375 का डिफरेंस है। अगर 100 और माइनस कर दिया जाए तो 1275 का डिफरेंस है ना, 1275 का डिफरेंस। अब ये 1275 का जो डिफरेंस है, ये एसआई का, ये प्रिंसिपल के साथ, तो हम एक काम करते हैं ना, इससे हम क्या करते हैं, एसआई की परसेंटेज की निकल लेते हैं। तो एसआई परसेंटेज कितना होगा, तो 1275, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, 5100 इंटू 100, ऐसे ही होगा ये एसआई परसेंटेज की वैल्यू। क्यों ऐसा निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, इसलिए ऐसा निकाल रहा हूँ मैं। अब मुझे बताओ, ये दोनों के दोनों नंबर जो है, ऊपर और नीचे वाले नंबर, ठीक है, पहली बात तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, और ये 3 से कटने वाले, वैसे 2 जीरो इससे कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन ऊपर का और नीचे का नंबर किससे कटता है, तो यहाँ पे 51 दिख रहा है, तो 51 17 से कटता है, तो ऊपर का भी नंबर 17 से कटता है कि हम ये चेक करेंगे, अगर कट गया तो अच्छी बात है। 17 का 7 टाइम्स होता है 119, और 17 का 8 5 टाइम्स होता है 85, मतलब 17 का 7 टाइम्स और 17 का 5 टाइम्स, 17 से कट गया और 17 के 3 से कट गया, तो ये 3 कितने सा होता है, 25 का। मतलब एसआई की जो परसेंटेज वैल्यू आई है वो 25%। लेकिन 25% कितने साल में आई, 2 साल में। मैंने जब भी आपको पढ़ाया कि 2 साल का एसआई अगर 25% है, तो 1 साल के एसआई को तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, अदरवाइज हम ऐसा भी बोल सकते कि आरटी परसेंटेज के बराबर है। इसमें से टी हमको पता है 2 साल है, तो बाई डिफॉल्ट आर कितना होगा, 12.5% होगा कि नहीं, है ना। मतलब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया 12.5%, लेकिन 12.5% अपने आप में 1/8 के बराबर है ना। और हमको कितने साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए, मतलब मेरा एसआई जो है वो हो जाएगा 3/8। एसआई कितना हो जाएगा, 3/8। समझ रहे हैं कि बच्चों, जल्दी बताओ 3/8 कैसे लिखा मैंने। ठीक है, एसआई 3/8 क्यों लिखा, देखो एसआई परसेंटेज की वैल्यू ही 3/8 है, लेकिन ये परसेंटेज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये फ्रैक्शन बन गया ना अपने आप, है ना, तो 3/8 का फ्रैक्शन बन गया एसआई का। अगर एसआई की वैल्यू 3/8 है, तो इसमें 8 जो होता है ये प्रिंसिपल को डिनोट करता है, जबकि ये 3 जो है एसआई को डिनोट करता है, याद रखो। और इस 8 की वैल्यू ही सवाल में गिवन है कितना, 9600, और हमें निकालना है अमाउंट की वैल्यू, मतलब 8 और 3 11, मतलब 8 की वैल्यू गिवन है 9600, और हमें अमाउंट की वैल्यू निकालना है। अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब अमाउंट मतलब होता है 11, 11 की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो 11 का मल्टीपल हो, तो 11 के मल्टीपल ढूंढने से अच्छा है कि वैल्यू निकाल लो, 12 8 96, ये और 12, 13200 रुपीज इस सवाल का आंसर है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से पूछ लो मुझे। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपीटी के स्क्रीनशॉट आप खुद लिया करो, ठीक है। पीपीटी डालने में जो है बहुत टाइम जाता है, कि वो 22 MB की पीपीटी बन जाती है बाद में। करो, ये करो।
संजय ने 900 रुपए बोरो किए 4% पर एनम के हिसाब से और 1100 रुपए बोरो किए 5% पर एनम के हिसाब से और सेम ड्यूरेशन के लिए बोरो किए दोनों पैसा, लेकिन उसको पे करना पड़ा 364 एज अ इंटरेस्ट। तो बताइए कितने समय के लिए पैसा बोरो हुआ था? बहुत ही बड़ा सवाल। बोलिए, क्या खूबसूरत सवाल है ये। 4 साल, क्या बात है। तुमको आंसर याद है कि तुम निकाल लेते हो? मेरे को ये नहीं समझता यार तुम्हारा। अरे बाप रे, निकालते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। ठीक है, चलो सभी बच्चे जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अब हम इस सवाल का आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं। जितने समय में आपने दिया उतने समय में निकल सकता है। अब कैसे निकलेगा, ध्यान दो। संजय ने 900 रुपए बोरो किए 4% के हिसाब से, जबकि 1100 रुपए बोरो किए 5% के हिसाब से, लेकिन पूरे टोटल उसको कितने देने पड़ रहे हैं? 364 देने पड़ रहे हैं। तो हमें ये पूछा गया है कि टाइम पीरियड कितने का है। सिंपल सा लॉजिक है यार, 900 रुपए बोरो करोगे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, तो 9 36 मतलब 36 रुपए देना पड़ेगा एक साल में, है ना। एक साल में जो एसआई देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 36 रुपए। वहीं पे अगर 1100 रुपए बोरो करोगे 5% के हिसाब से, तो कितना देना पड़ेगा? 55 रुपए देना पड़ेगा एक साल में, ऐसा है 55 देना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है एक साल में कितना देना पड़ा हमको? 5 और 6 11 और ये 1, कितना? 91 रुपीज। अगर मैं 91 रुपीज एक साल में पे कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट 364 रुपीज कितने साल में पे करूंगा? तो इसका 4 गुना है ना भाई, तो 4 साल में पे करूंगा। इसलिए सवाल का आंसर 4 साल है। बोलो, किसी को डाउट है? बहुत बढ़िया, किसी को डाउट नहीं, बहुत ही अच्छे। ठीक है, आगे बढ़ते करो, इस सवाल को सॉल्व करो। बी ऑप्शन, क्या बात है। बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। कुछ लॉजिक ही नहीं है इस सवाल में, फोकट में बड़ा कर दिया सवाल, इतना बड़ा, है ना। अरे सिंपल सा लॉजिक है सवाल में। देखो सवाल, अगर तुम हर चीज पढ़ चुके हो बेटा तो ध्यान दो कैसे है ये सवाल। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? ए बोरोज, ठीक है, सम ऑफ रुपीज 2000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। ए ने बी से पैसे उधार लिए 2000 रुपए on 31st December 2018 on condition that he will return the same after 1 year with simple interest 8% per annum। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% पर एनम का है, ठीक है। However, A gets into position of returning the money on 1st July इतना 2019। How much amount he has to return to B? देखो बहुत ही आसान सवाल है। ए ने 2000 रुपए उधार लिए किससे? बी से। कब लिए? 31 दिसंबर को। और ये कंडीशन भी लिए कि मैं तेरे को पैसा एक साल में वापस कर दूंगा। तो ए ने बोला ठीक है भाई, तू मेरे को रेट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना।
तो उसने बोला ठीक है, लेकिन ए इस पोजीशन में आ गया कि ए के पास जो है पैसा बहुत ज्यादा आ गया पहले ही, तो ए ने जो है 1 जुलाई की 2019 को ही पैसा वापस कर दिया। तो बी को कितना टोटल अमाउंट वापस किया वही बताना। अब 1 जुलाई और दिसंबर में गैप ही कितने का, दिसंबर से जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई के एक दो तीन चार पाँच छः, जुलाई के 1 तारीख को पैसा लौटा है ना, तो जुलाई का एक कैसे, जुलाई कैसे पकड़ेंगे, उसमें जून तक ही पकड़ना पड़ेगा। मतलब टोटल कितने महीने तक पैसा उसने रखा, 6 महीने तक। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आज 8% पर एनम है, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। अब इस 2000 के ऊपर 4% मतलब बेचो 8, मतलब 80 रुपये पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा के। तो 2000 प्लस 80 मतलब 2080 रुपये उसको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। बिना कोई कैलकुलेशन के सवाल आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल था। आई होप सब बच्चों ने आंसर दिया होगा, देखता हूँ मैं सब लोगों ने दिया कि नहीं। ओके ओके। तुम कुछ लोग क्लास में बैठते हो बेटा, तुमको समझ समझता है कि नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं करते, कुछ नहीं। बोर होता है क्या मेरा क्लास तुम लोगों को? बोर होता हुआ तो ऑफलाइन में आके बैठो मेरा, मैं ऑफलाइन में बहुत मजे मस्ती से पढ़ाता हूँ, बहुत मजा आएगा तुमको। रिप्लाई कुछ भी नहीं करते हैं बिल्कुल, एटलीस्ट पेन भी नहीं हिलाते अपनी। बोलो बाकी लोग बोलो जिनका नाम नहीं है वहाँ पे चैटिंग में। क्लास ही नहीं आगे बढ़ाता, रुको अभी शांति रहता मैं। बोलिए आप लोग आंसर क्यों नहीं करते? अब ये सवाल का भी आंसर आपको नहीं आया कि इतना आसान सवाल था। चलो, सौम्या अन्नलकर, ओके, है क्या क्लास में? तो क्लास तुम लोग खुद करते हो किसी दूसरे को दे दो करने को? मेरे को ये नहीं समझता तुम लोगों का है क्या। यस सर। आप एटलीस्ट एक मैसेज तो करो यार, कम से कम एटलीस्ट पता तो लगे मुझे तुम लोगों को समझ आ रहा है नहीं। अरे यहाँ पे कैसा मिक्स है, यहाँ पे दो चीजों का मिक्सचर है। यहाँ पे कुछ बच्चे पुराने हैं जो मेरे एजुकेट स्टूडेंट है, जो पहले से ही मेरी तरफ से पढ़ चुके हैं, ऐसा ऐसी है, तो उनको मेरा टोनिंग, मेरा वे ऑफ टीचिंग सब पता है। और आप लोग हो वो नए बच्चे, ठीक है, जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा अभी तक, तो वो आप जो नए बच्चे हो उनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग आंसर दो। आपको समझा कि नहीं तो नो सर बोलने का, समझा होगा तो सर यस सर बोलना, ये आप लोग रिप्लाई करो, बाकी लोग तो रिप्लाई करेंगे ही रे। मेन प्रायोरिटी आप हो मेरी, ठीक है, क्योंकि ये बाकी लोगों को आता है, मुझे 100% पता है बाकी लोगों को आता ही है। हाँ पारू तुला समजलं माहितीये ग, हे बघा एवढं ओरडू ओरडू काही समजत नाही मुलींना, जाऊ दे, अपने क्या करना। देखो आगे बढ़ते हैं, इतना बोलने के बाद भी एक रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलो करो इस सवाल को सॉल्व करो। 3 इयर्स, क्या बात है, याद ही है सवाल नहीं क्या? बुक लेकर बैठना जरूरी है ना, अगर बुक लेकर नहीं बैठ रहे हो तो फालतू पैसा वेस्ट कर रहे हो। ऑनलाइन क्लास के बेनिफिट से तो है ये तुम्हारे, सो के पढ़ने को मिलता, और वही बेनिफिट आंख पे बैठता बाद में फ्यूचर में। इसलिए मस्त मजे मजे में ऑनलाइन क्लास लगा लेते, यहाँ वहाँ इधर उधर 10 जगह पे ऑनलाइन क्लास लगा लेंगे, बाद में एक भी क्लास नहीं करना होता। चलो आगे बढ़ते, चलो 3 साल इस सवाल का आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर दिया। देखो, in certain time the ratio of certain principal and SI obtained from it are in the ratio 10:3। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट इन दोनों के बीच का जो रेशियो है ना वो 10:3 का हो जाता है। हमें ये पूछा गया है कि बताइए कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट रहा होगा। अगर SI का रेशियो, प्रिंसिपल और SI का रेशियो अगर 10:3 का हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% ही रहा होगा ना, तो फिर SI कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अगर SI 30% है तो वो RT परसेंटेज के बराबर है, जिसमें R की वैल्यू नहीं पता,
आर की वैल्यू पता है, सॉरी आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10% है, तो बाय डिफॉल्ट टी की कितनी आ जाएंगी, 3 साल आंसर आएगा। ठीक है आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन डाले बराबर आंसर इसलिए दे रहे हैं, इन्होंने प्रैक्टिस किया होगा इसी सवालों का, तो हमारे बच्चे वैसे भी टैलेंटेड है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई ना, तो तुम आंसर है ना मतलब हाथ से ही निकाल सकते हो, कैलसी से निकालने में तुमको टाइम लगेगा, लिटरली बता रहा हूँ। कैलसी से निकालने में टाइम लगता, हाथ से निकालना आसान हो जाता। ये रियलिटी है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस होने के बाद, जिनका हो चुका है उनसे पूछ के देखो। चलो 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, सवाल का आंसर 6 आ रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन बदल के देखने पड़ेंगे या तुम सबके आंसर इतने फास्ट कर रहे हैं। मेरे को डाउट आ रहा, तुम पहले से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके आए क्या। ठीक है, मैं कल क्वेश्चन ही बदल देता हूँ, पूरे नंबर क्वेश्चन के नंबर बदलता हूँ कल। ठीक है, अच्छा सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बस रटाए रटाए आंसर मत दो यार, ठीक है, सॉल्व करके दे रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ इट्स। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं मजा कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, क्या है देखो, अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ इट्स सम। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी पैसे पे, उसी के प्रिंसिपल का 9/35, मतलब प्रिंसिपल 9 अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना होगा, 35 होगा। इस तरह से इफ द नंबर ऑफ इयर्स इज न्यूमरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 5/7 टाइम्स है किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। देन द रेट परसेंटेज पर एनम इज, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बटे 100, इसी को ले लो। अब इस सवाल में परसेंटेज, ऐसा परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल लॉजिकली अपने आप सॉल्व हो जाता है फॉर्मूले से। अब तुम ये मत बोलो कि सर पता होता है करके ऐसा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल को देख के समझना होता है। ठीक है, अब ये सवाल जो है इसी डायरेक्ट डायरेक्ट इस फॉर्मूले से डायरेक्ट ही सॉल्व होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा और प्रिंसिपल का रेशियो गिवन है। वैसे भी 35 का 9 जो है कितने परसेंट की वैल्यू है, ये निकालना डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। ठीक है, तो चलो पी जो है 35 ले लेते हैं। एक्चुअली में ये रेशियो है, लेकिन रेशियो को तुम एक्चुअल वैल्यू वैल्यू मानो कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे अगर x मान के चलते, यहाँ पे x और यहाँ पे x मान भी लिया तो वैसे भी ये कैंसिल ही हो रहा है, तो लिख के कोई मतलब भी नहीं था। अब r की वैल्यू r ही रखते हैं और t की वैल्यू कर देते हैं 5/7, है ना। अब 100 नहीं आएगा, 100 आएगा क्या, आएगा आएगा, 100 आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम की वैल्यू 5/7 ऑफ r है ना, हाँ ठीक है, 100 आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब ये इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 7×5 = 35। ठीक है, यहाँ पे r, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 और 5 आएगा कितना, 25, तो ये जाएगा 25 इंटू आर हो जाएगा। 25 का 4 × 100 हो रहा था, ये 9 इंटू 4 936, आर का स्क्वायर जो है 36 के बराबर है, तो आर हो जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। मैं ये टॉपिक पढ़ाया गया तुमको अभी, जब से ऑनलाइन क्लासेस पेड हुए तब से नहीं पढ़ाया ना, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया ना मैंने। ठीक है, ठीक है, करो। A certain sum of money was invested on simple interest. The amount to which it had grown in 5 years was 1/4 times. ऐसा ही है, 1/4 times.
1/4 टाइम्स ऐसा है। बताओ आंसर बताओ जल्दी जल्दी। चलो ट्राई करता हूँ मैं, ध्यान दो। टेन आंसर आ रहा है, ओके ठीक है, मैं चेक करता हूँ 10 आंसर आ रहा है कि 20 आ रहा है, ठीक है कंफर्म मुझे भी नहीं है, देखते हैं। देखो क्या लिखा, देखो अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कुछ पैसा जो है सिंपल इंटरेस्ट पे जो है ना इन्वेस्ट किया गया। अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years। ठीक है, ये 5 साल में जो अमाउंट क्रिएट होता है ना, ठीक है, इज वॉज कितना है, 1/4 टाइम। 1/4 मतलब तो 4 के 4 और 5 कितना, 5/4 टाइम्स होता है कितना, अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 years। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पैसा जो है ना सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिया गया है, और उसका अमाउंट तो बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियस बात है उसका अमाउंट बनेगा, तो उसका अमाउंट जो 5 साल में बनता है ऑन ऐसा है, ठीक है, वो 3 साल के ऐसा है कि 5/4 टाइम्स है, ऐसा वो बोल रहा है। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, बहुत ही बड़ा सवाल। तो अमाउंट इन 5 years बटे अमाउंट इन 4 years, ठीक है, इज इक्वल टू हम बोलेंगे 5/4। मतलब कोई प्रिंसिपल पी है, ठीक है, तो वो जो है ध्यान से सुनो, कोई प्रिंसिपल पी है तो 3 साल बाद जो है, एक मिनट, देखो कोई प्रिंसिपल अगर पी है तो वो 3 साल बाद जो है ना, ठीक है, एक पर्टिकुलर, सॉरी 3 है कि 4 है, 3 है ना, ठीक है, हाँ 3 साल बाद जो है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल 4 अमाउंट क्रिएट करता है, तो वहीं पे वो 5 साल के बाद जो है कितना अमाउंट क्रिएट करता है, 5 अमाउंट क्रिएट करता है। इस तरह से कोई प्रिंसिपल पी है, ठीक है, वो 3 साल बाद जो है 4 अमाउंट क्रिएट करता है, देखो अमाउंट 4 क्रिएट हुआ ना, वहीं पे वो 5 साल के बाद कितना अमाउंट क्रिएट करता है, 5 अमाउंट क्रिएट करता है। इसका मतलब ये जो 2 साल का गैप है, इस 2 साल में जो है ना हमें कितने का एसआई मिला, 1 यूनिट का एसआई मिला, ये 1 यूनिट एसआई मिला हमको। 2 साल में कितने का एसआई मिला, 1 यूनिट का। अब कुछ समझ रहे हो, और बोलो। हाँ, अब इसी को हम क्या करते हैं, काम को डबल डबल कर देते ताकि सवाल आसान लगे, तुमको आसान कर दो, देखो सवाल को। वही अगर प्रिंसिपल पी है, ठीक है, तो 4 की जगह जो है मान लिखते हैं 8 हो गया, कितने साल में, 3 साल में, तो 10 हो गया कितने साल में, टोटल 5 साल में। तो बाय डिफॉल्ट ये 2 साल में 2 हुआ कि नहीं, अगर 2 साल में 2 यूनिट हुआ है, तो इस तरह से जो है 1 साल में 1 यूनिट हुआ, है ना। मतलब हमें एसआई जो है हर ईयर कितना मिल रहा है, 1 यूनिट मिल रहा है, मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1 यूनिट के बराबर है। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है, 1 यूनिट के बराबर है। अगर मेरा 1 साल में एसआई 1 यूनिट है, तो इस 3 साल में मेरा एसआई 3 यूनिट रहा होगा। मानते हो कि नहीं इस बात को तुमको, है ना।
अगर एक साल में 1 यूनिट है तो SI 3 साल में जो है 3 यूनिट रहा होगा। मतलब कोई प्रिंसिपल P जो है वो 3 साल बाद 8 हो गया, इसका मतलब 3 यूनिट से बढ़ने के बाद 8 हो गया, मतलब प्रिंसिपल P बाय डिफॉल्ट 5 रहा होगा। अगर प्रिंसिपल P 5 है और हर साल आपका एक एक यूनिट से SI बढ़ रहा है, तो एक एक यूनिट से SI बढ़ेगा 5 के ऊपर, तो मतलब कितना आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 20%। समझा कि नहीं बताओ? समझा कि नहीं? बहुत ही बड़ा सवाल है। लास्ट में रिपीट करो। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है। कोई प्रिंसिपल P है, मैंने इसको बोला कि अमाउंट जो है ना 5 साल बाद वो 10 होता है और अमाउंट जो है 3 साल बाद 8 होता है, ऐसा मैंने मान लिया। रेशो को कुछ भी बोल सकते हैं, 5 का 10 करो, 4 का 8 करो, कोई फर्क नहीं करता। कोई प्रिंसिपल P है, वो 3 साल बाद 8 हो गया। कैसे हो गया? यहाँ पे लिखा है, देखो अमाउंट हुई है ना 3 साल बाद, 3 साल बाद अमाउंट 8 हो रही है, मतलब कोई प्रिंसिपल P 3 साल बाद 8 हो गया और 5 साल बाद कितना हो गया? 10। तो स्टार्टिंग से ही 5 साल गिने जाते हैं, इसके बाद थोड़ी ना 5 साल बोला है, तो स्टार्टिंग से ही 5 साल काउंट करूंगा मैं, तो 5 साल बाद 10 हो गया। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 8 से 10 होने में इसको 2 साल लग गए। इसको अमाउंट को, तो ये पहला जो अमाउंट है और जो दूसरा अमाउंट जो है, इनके बीच में गैप कितने का है? 2 साल का। अब ये 2 साल में जो 2 यूनिट जनरेट हुआ था, ये 2 यूनिट अपने आप थोड़ी ना जनरेट हुआ, ये 2 यूनिट ऐसा है ना भाई, ये 2 यूनिट क्या है? ऐसा है, लेकिन कितने साल का है? 2 साल का ऐसा है। तो 1 साल का ऐसा है क्या आएगा? तो 1 साल का ऐसा 1 यूनिट आएगा। अगर 1 साल में 1 यूनिट ही ऐसा ही कमा रहे हो तो 3 साल में 3 यूनिट ऐसा बनेगा। अगर 3 साल में 3 यूनिट ऐसा बना तो कोई प्रिंसिपल P जो है वो 3 यूनिट का ऐसा लेने के बाद 8 बना है, तो बाय डिफॉल्ट पहले 5 रहा होगा ना, 5 और 3 8 ऐसे होगा ना, इसलिए 5 रहा होगा। अगर प्रिंसिपल P 5 है और उसमें हर साल एक एक यूनिट की वृद्धि हो रही है, मतलब ऐसा जो है 1 साल का कितना हो जाएगा? 1/5। अब ऐसा अगर 1 साल का 1/5 होगा तो बाय डिफॉल्ट 1/5 ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। समझा क्या बीपी का? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। करो इस सवाल को सॉल्व करो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आप लोगों के लिए। ठीक, करो। ये ऑप्शन आ रहा है। ओके, 8344 आ रहा है बच्चों का। देखो, द सम ऑफ रुपीज 5600 बिकम 7840 इन 2.5 ईयर्स। अगर आप 5600 रुपए जो है ना पैसे किसी जगह पे डालोगे तो आपको 7840 रुपए मिलेंगे 2.5 ईयर्स में। इफ द इंटरेस्ट रेट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से डाला गया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो वो अगर वो इंटरेस्ट रेट अगर हमने कितने से कम कर दिया? 2 से कम कर दिया। अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से कम कर दिया, देन फाइंड द नेट अमाउंट रिसीव्ड इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड फॉर 3.5 इयर्स। बहुत ही बढ़िया सवाल।
चलो, अब सिंपल सा लॉजिक ये है भाई कि ये जो सवाल है इसमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता कैसा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नथिंग बट एक साल का ऐसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट एक साल का ऐसा है। अब एक साल का ऐसा कैसे निकलेगा, 2.5 साल का ऐसा है, पता लगेगा इन दोनों के बीच का गैप से। तो गैप पता करो या रेशो से पता करो, एक ही बात है ना, रेशो से पता कर लेते हैं। यहाँ पे 5600 और 7840 दोनों की दोनों नंबर जो है कटते हुए दिख रहे हैं, किससे कटेंगे, 7 से कट सकते हैं या 8 से भी कट सकते हैं, 8 से काटते हैं, बताओ 8 से काटू, अरे बोलो 8 से काटू कि 7 से काटू, तुम बोलो। हाँ ठीक है, काट देता हूँ मैं 8 से, ठीक है, 8 साथी 56, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, करना सवाल में काट देने का, 8 साथी 56 और कितना आ जाएगा, ये 8 9 72 आणि किती रे, 8 9 72 आणि 8 8 64, ठीक है, मतलब ये आएगा 70 इंटू 98 आएगा। ये किसका रेशो है, ये प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशो है। 70 इज टू 98 मतलब होता है कितने, 14 पंचे 70 आणि 14 सते 98, मतलब 5:7 का रेशो आ गया, है ना, 5:7, हाँ 14 से कट किया, ठीक है 14 से कट हो गया, 5:7, है ना, 5:7 हो गया। एक काम करते हैं, इसको और अच्छा बनाते हैं, इसको बना लेते हैं 100:140 बनते हैं, बड़े दिखेंगे अभी, है ना। मतलब कोई प्रिंसिपल अगर 100 रहा होगा तो वो 140 हो गया, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 40 का, मतलब 40% का इंक्रीमेंट हो गया, कितने साल में, 2.5 साल में, है ना। अगर 2.5 साल में 40%, अब तुमको ये समझा क्या मैंने 150 क्यों बनाया, ताकि सवाल आसान बन पाए। 5:7 करोगे तो भी आंसर वही है, बस आसान बनाने के लिए मैंने किया, क्या 4:7 क्यों आएगा आंसर, हाँ ठीक है। तो 40% जो है कितना है, 2.5, मतलब ये जो 40% ये ऐसा ही तो है रे, ऐसा है, ऐसा है 40% है 2.5 ईयर्स में। तो 2.5 साल में अगर 40% है तो एक साल में कितना होगा, तो एक साल के लिए इसको क्या करो, 25 चौ 0 पॉइंट सॉरी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौ 100 0.4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौ 16, मतलब ये 16% समथिंग हो जाएगा एक साल में। बहुत ही सिंपल सा है, मतलब ऐसा ही जो है एक साल में कितना है, 16%। तुमको समझ रहा है कि बताओ, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, किसी को नहीं समझ रहा है तो अभी बोल दो, और फ्रैंकली स्पीकिंग सही से बोला करो, समझा तो ही हाउ बोलो, नहीं समझा तो नहीं बोलो, समझ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर एक साल का ऐसा है, अगर 16% है, मतलब बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है 2% से कम करना है, तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा 14% आ जाएगा, नया वाला, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो न्यू वाला है वो क्या है, 14% है। और 14% के हिसाब से, ठीक है, हमें क्या करना है, उसी पैसे को इन्वेस्ट करना है, कितने साल के लिए, 3.5 ईयर्स के लिए। इसके हिसाब से हमारा ऐसा परसेंटेज जो आएगा वो 3.5 इंटू 14 आएगा, 14 मतलब होता है 7 इंटू 7, तो 49% आ जाएगा, है ना। हमारा ऐसा 49%, 49% ऑफ व्हाट, 49% ऑफ व्हाट, 5600, मतलब ये 49 इंटू 56 इस सवाल का आंसर है। अब 49 और 56 में गैप कितने का है, 7 का गैप है, मतलब हमारे बाकी के ट्रिक्स नहीं लगेंगे, चुपचाप मल्टीप्लिकेशन करो, 9 छः 54, लास्ट में 4 होना, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, बस एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 है, इसमें तो कम आ रहा है, तो नन ऑफ दिस आंसर आएगा, ठीक है। आया क्या बताओ, 49 इंटू 6 ए ऑप्शन आ रहा है क्या, 160 कहाँ लिख, अरे 160 नहीं लिखना है बेटा, मैं ये समझा, तुम कैसे नहीं समझते रे, 0.4 है, तो 25 को 100 बनाना है, 25 को 100 बनाना तो 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो एक साल आएगा। अरे 10 साल का 160%, तो एक साल का 16%। 14 इंटू 56 क्या आता, बोलो ना, 14 इंटू 56 को ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ये आएगा 50 माइनस 1 इंटू 56। अब 56 को किसी नंबर, अगर 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आधा होता है ना, 56 का आधा कितना होता है, 27 दूनी 56, तो ये 2700 माइनस, क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है, 2744 आएगा, बरोबर है, 2744 आएगा। ये 2744 जो है ना, ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है ना, वही तो बोला, अमाउंट पूछा है, अमाउंट,
अमाउंट पूछे तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट कुछ नहीं होता है, 5600 में 2744 ऐड कर दो, अब आ जाएगा, है ना। 8 और 7, 7 और 6 13, हाँ अब आ जाएगा 8344, ठीक है अब आ जाएगा, ठीक है। हाँ अरे अरे अमाउंट पूछा है ना, अमाउंट पूछा है, ठीक है, अमाउंट पूछा है। हाँ इसका 2700 नहीं आता, ये 2800 आता है, ठीक है। 2800 माइनस 56 कर दो तो वही आएगा 2744 आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। ठीक है, मेरा ध्यान नहीं था, अमाउंट पूछा है, मैंने बस सिंपल इंटरेस्ट निकाल के रख दिया था, ठीक है, अमाउंट पूछा है। बोलो बच्चों, समझा कि नहीं। समझा, ओके, चलो समझदार बच्चे आगे बढ़े। If the ratio of principal and amount in current year at simple interest is 9:17, सिंपल इंटरेस्ट का, सॉरी, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है ना सिंपल इंटरेस्ट में, वो 9:17 का है। और आफ्टर 27.5 मोर इयर्स, 27.5 इयर्स होने के बाद, आज से 27.5 इयर्स होने के बाद यही रेशियो 15:43 का हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बहुत बड़े सवाल। बोलो जल्दी बोलो। देखो इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, if the ratio of principal and amount in current year at simple interest is 9:17, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बना है वो बना है 9:17 का। एक मिनट रुको। ठीक है, अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना है, 9:17 है आज इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं 27.5 साल बढ़ा देते हैं तो ये रेशियो जो है ना 15 क्या हो जाता है, 43 का हो जाता है। तो सवाल में ये बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अरे सबसे पहले तो तुम इसको ये तो करो, सवाल को समझे क्या, ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर पढ़ाया था याद है क्या आप लोगों को। हाँ उस टाइप से भी आएगा। अदरवाइज इस सवाल में एक बात है कि ये प्रिंसिपल ये चीज क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्रिंसिपल ये चीज अगर कांस्टेंट है तो इसका सेम सेम करो। ये 9:17 है और ये कितना है 15:43 है, तो इसको पहले सेम सेम करो। तो सेम सेम कर लेते हैं, तो सेम कैसे होगा, तो इसको करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, और इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 9 5 जा 45 અને 17 बचे कितनी 85 85, 15 तरीक 45 અને 43 का 3 4 3 जा 12 3 3 जा 9 129 आता शायद,
बराबर है क्या 129? बहुत बढ़िया। तो प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, ठीक है, हमें रेशो मिल गया। अब देखो एक बात समझिए आप लोग, ठीक है, ये 85 से 129 होने में कितने साल लगा दिए इसने? 27.5 ईयर्स लगा दिए। तो 85 से 129 कितने का गैप है? 15। 15 और 30 कितना? 45, 44 का गैप है ना। 44 यूनिट होने के लिए, 44 यूनिट होने के लिए कितने साल लग गए? 27.5 ईयर्स लग गए। तो एक यूनिट होने के लिए कितना लगेगा? हमें एक ही तो निकालना होता है हमेशा। तो एक यूनिट होने के लिए कितना लगेगा? तो 27.5 बटे 44 समय लगेगा। बराबर है, ऐसे आएगा। अच्छा 8/5 आ रहा है, निकाल भी लिया आप लोगों ने। 8/5 की 5/8, वही तो बोला मैं 5/8। ठीक है, आपने निकाल लिया, 5/8 लगेगा। तो 5/8 साल लग जाएंगे एक यूनिट होने के लिए, है ना। और ये जो एक यूनिट की वैल्यू जो है ना, ठीक है, ये एक यूनिट की वैल्यू जो है ना बेटा, यही है एसआई फॉर 1 ईयर। जो एक यूनिट की वैल्यू है यही होती है एसआई फॉर 1 ईयर। इसमें किसी को डाउट है क्या? देखो ऐसा सीन चल रहा है, देखो कोई चीज 45 थी, ठीक है, 45, ठीक है, 45 और जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, तो अमाउंट था 85। अब 85 से अमाउंट हो गया 129, इसको होने के लिए कितने साल लगे? 27.5 ईयर्स लग गए। ठीक, क्या नो? क्या नो? अच्छा हाँ, अच्छा मैं मैसेज थोड़ा लेट देखा ना। ठीक है, आपको समझ रहा है कि देखो ये सीन कैसे चल रहा है। देखो जो भी 45 था, ध्यान दो, देखो किसी बच्चे को समझ ना आइए एक्चुअली वो कैसे रहा है, देखो अच्छे से देखो। देखो पहले प्रिंसिपल 45 था, तो कितने तो भी सालों में वो 85 हो गया होगा। अब यहाँ से उसने इसको, उसने बोला प्रेजेंट टाइम, उसने इसको बोला प्रेजेंट टाइम। इस प्रेजेंट टाइम से 129 होने के लिए कितना साल लग गया? 44 यूनिट बढ़ गया। कितने सालों में? 27.5 ईयर्स में। लेकिन हमको पता है कि एक एक यूनिट की वैल्यू तो ऐसा होती है ना, है ना। तो एक यूनिट मतलब एक साल, तो यहाँ पे आगे 5/8। अगर 5/8 जो है एक साल की वैल्यू, तो 5/8 किसका परसेंटेज निकालेंगे हम? 5/8 में 45 का। तो 5/8 जो है ये 45 का कितना परसेंट है, इसके हिसाब से सवाल बन जाएगा। तो ये हमारा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी को डाउट है कि बताओ पहले ये? नहीं समझा? क्या नहीं समझा मैडम? कहाँ से नहीं समझा? एटलीस्ट बताओ, पहले से ही नहीं समझा होगा तो फिर पहले ही बोला करो पहले से नहीं समझा। कहाँ पे नहीं समझा? लास्ट में नहीं समझा, ओके। चलो ये सवाल समझाते हैं। इस सवाल में क्या किया हमने, कोई प्रिंसिपल 4 से, देखो यहाँ पे देखो, कोई प्रिंसिपल 8 से 10 हो गया। अरे कोई चीज 8 से 10 हो रही है, 8 से 10 हो रही है मतलब देखो 2 साल के अंदर 2 यूनिट बढ़ गई। अगर 2 साल में 2 यूनिट बढ़ गई तो एक साल में कितनी बढ़ेगी? 1 यूनिट बढ़ेगी। अरे है कि नहीं? एक साल में कितनी बढ़ेगी? 1 यूनिट बढ़ेगी। हाँ 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 हाँ, मैं एक साल की जगह 1 यूनिट कर निकाल रहा हूँ। ओके ओके ओके, अच्छा हो गया, अच्छा। ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया, इक्वेशन ही उल्टा लिख दिया। देखो ये ऐसा है, 27.5 ईयर्स में, ठीक है, अगर हमारा पैसा 44 ईयर्स के लिए 44 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक साल में हमारा पैसा कितना बढ़ेगा, ये ऐसा निकालना था मुझे, मैं उल्टा लिख दिया। 27.5, ठीक है। 27.5, देखो यहाँ पे देखो, 5 और 2 7, और 7 7 7 कैंसिल, मतलब ये दोनों के दोनों जो है, दोनों ऊपर और नीचे की वैल्यू जो है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट जो है 11 से कटती है। ठीक है, तो ये 11 का जो है 2 गुना, 11 का 5 गुना, 2.5 टाइम्स, और ये 11 का जो है 4 गुना। तो 4/2.5 मतलब ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 8/5 आ जाएगा। बराबर है, तो 8/5 यूनिट, मतलब हर साल हमारा पैसा जो है 8/5 यूनिट बढ़ रहा है। अगर हमारा पैसा हर साल 8/5 यूनिट बढ़ रहा है,
तो एक साल में कितना बढ़ेगा, सॉरी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है सिंपल इंटरेस्ट जो है इस तरह से निकालेंगे। अरे अब यहाँ से तो समझो, ठीक है। हाँ तो 44/27.5 लिखा है मैंने, ठीक है। देखो यहाँ से समझो, अभी अगर तुमको फ्रैक्शन में नहीं समझ तो ऐसे समझो कि अगर एक साल में मैं फॉर एग्जांपल 8 रुपए कमाता, अगर मैं एक साल में अगर मैं 8 रुपए कमाता हूँ एज ए सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू अगर मुझे निकालना है एक साल का कितना है, तो एक साल में 8 रुपए कमाता हूँ तो परसेंटेज में कितना है, तो 8/45 लिखता है ना मैं, 8/45 लिखता कि नहीं, अगर मैं एक साल में 8 रुपए ही कमा रहा होता। अब यहाँ पे एक साल में कितना कमा रहा हूँ, 8/5, तो किसका 8/5, तो 45 का, 45 कहाँ से है, ये लिखा है ना हमने 45, इसलिए 45, ठीक है। इस सवाल से इस सवाल का आंसर बन जाएगा। और इंटू क्या करो, 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में बन जाएगा सवाल, ठीक है। इंटू 100 करो, परसेंटेज में सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो ये 8/5 यूनिट जो है आउट ऑफ 45 इंटू 100 ये हो गया आपका परसेंटेज में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 9 45, मतलब ये 800 बटे, सॉरी सॉरी क्या करता है मैं, ठीक है, 1 मिनट रुको। ये 8 5 45 नहीं था, रुको 1 मिनट, 8/5 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100 ऐसा होगा, ठीक है। मतलब ये अल्टीमेटली 8/5 इंटू 45 इंटू 100 ऐसा होगा ये, सॉरी। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा देखो ये, ये 5 का 9 टाइम्स हो जाएगा, और ये 5 का 20 टाइम्स हो जाएगा, और ये 5 का 4 टाइम्स हो जाएगा, 832, तो ये जाएगा 32/9%। अब 32/9 को लिखा है कि अलग अलग 9 3 27, 27 और 5 32, मतलब पहला ऑप्शन आंसर है 3 5/9। बताओ कहाँ पे नहीं समझा, बताओ। 1 यूनिट की वैल्यू निकाला था जब भी मैंने गलती से, मुझे निकालना था एक साल की, मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाला था, ठीक है। अब कहाँ पे नहीं समझा बताओ। हाँ ये समझा, ठीक है ठीक है। बहुत ज्यादा गलती हो रही मेरे से यार रोज रोज, ठीक है समझ गया ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, बाद में फिर छुट्टी देता हूँ मैं। चलो इस सवाल को मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, टाइम हो रहा है। देखो क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹7480, ठीक है। तो एस आई की वैल्यू हमें गिवन है 7480 रुपीज, ठीक है। एट द रेट ऑफ 18 1/3%। अब 18 1/3% निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। 18 1/3%, पहली बात तो ये है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक 10% और 8 1/3%। 10% का वैल्यू होता है 1/10, जबकि 8 1/3 का वैल्यू होता है 1/12। इन दोनों का एडिशन करो, ठीक है, तो वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, इसको 60 करते है ना, इसको भी 60 करते, ये कितना 6 बार, और ये आएगा 5 बार, 6 और 5 11, तो ये 11/60 आएगा। अगर ऐसा करो देखो, 18 तिरिक 54 और एक 55, मतलब 55/3%, परसेंट मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 55/300, बराबर है। ये 5 का 11 गुना और ये 5 का 60 गुना, ठीक है। तो 11/60 आता है इसका वैल्यू, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 11/60, बराबर है।
और टाइम पीरियड कितना है, 4 साल 3 महीना। अब 3 महीना तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चल रहा है, परसेंटेज के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से चल रहा है। तो हमें टाइम पीरियड को भी बराबर ईयर के हिसाब से लेना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड है 4 साल 3 महीना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो सवाल। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर पैसे पे जो है हमें 7480 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। कब मिलता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 1/3% का हो और समय कितने साल का हो, 4 साल 3 महीने का। अब ये 3 महीने जो है ना यहाँ पे एडजस्ट नहीं होते, क्योंकि सवाल जो है एनम में चल रहा है, ईयर्स में। तो इसलिए हमें जो है इस 3 महीने को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 3 महीना मतलब होता है 1/4 साल। अरे होता है कि नहीं, 1/4 साल। और ये ऑलरेडी 4 साल है, तो 4 4 16 और कितना, 17/4 हो जाएगा। 17/4 हो जाएगा। ठीक है, 17/4। ठीक है, तो 17/4 हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, धक्का मार। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, टोटल अगर हम बात करते हैं एसआई परसेंटेज की, तो एसआई परसेंटेज भी ले सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल भी ले सकते हो। तो एसआई परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, आरटी परसेंटेज। अब आरटी परसेंटेज, लेकिन ये आर ऑलरेडी देखो फ्रैक्शन में चले गया, इसलिए 11/60। ठीक है, इनटू, और टाइम पीरियड कितना है, 17/4, ऐसा है। अब इसको अगर मैं अच्छे से लिख दिया, हो जाएगा 11 × 17/5 24 हो जाएगा। ये हो जाएगी एसआई की वैल्यू। अब इसमें ऊपर वाली वैल्यू जो है ना, एसआई को डिनोट करेगी, और नीचे वाली वैल्यू जो है प्रिंसिपल को डिनोट करेगी। बिल्कुल लॉजिक सेम ही है अभी भी। ऊपर वाली वैल्यू एसआई को डिनोट करती है, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल को डिनोट करती है। यहाँ तक समझा के बात हो सबको? ठीक है, अगर हमें पता है कि 11 × 17 इसकी वैल्यू हमें पता है, हमको पता है 11 × 17 इसकी वैल्यू हमें गिवन है 7480। हमको ये 240 की वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल की। तो निकाल लेते हैं। ये 17 से कटता गया, 17 × 4 = 17 × 4 = 2 बार कटता, 17 × 4 = 17 × 4 = 2 बार कटता शायद, है ना। और ये 11 के साथ कितना, 40 बार कटता। ये 24 का 40 गुना 2496, मतलब 9600 इस सवाल का आंसर है। 9600। बोलो, किसी को भी डाउट है इस सवाल में? रेगुलर